हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका जो 6 जनवरी को क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके लिए हम यहां पर प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। समय इसमें देखिए 3 घंटे आपके रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। आपका पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम इस प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके आंसर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक के 30 अंक के वस्तुनिष्ठ रहेंगे। फिर आपके यहाँ पर देखिए 5 से 16 तक के 2 नंबर के प्रश्न हैं, 17 से 19 तक के 3 के हैं और 20 से 24 तक 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहले ही यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो 8 नंबर के सही विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक है। तो सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पर कॉपी में लिख के दिखाते चलता हूँ ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक कितना है? तो देखिए पूरा क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मतलब लिखते हैं इनका आंसर। बर्फ का गलनांक है, तो इसमें से देखिए आपका राइट आंसर जो सही उत्तर जो है, इसमें देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा क्लियर दिखे। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखते हैं, बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो आंसर आप लिख लेंगे न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको लिख के बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि बिलियन। ठीक है, तो बिलियन आपको यहाँ पर लिख देना है। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है मोमबत्ती का जलना खाली मतलब क्या है? तो मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक है, केवल भौतिक है, आकार के परिवर्तन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है बी वाला ऑप्शन, बा वाला, केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो केवल आपका क्या है? केवल रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न पूछा है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है Mg। इसमें देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड पूछा है ना, तो MgCl2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है आ वाला हो जाएगा MgCl2। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पूछा है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो आत्महत्या की थैली कौन सी है? तो लाइसोसोम को कहते हैं, हम सबको पता है। तो इसमें आपको लाइसोसोम लिख लेना है। ठीक है ना, देखिए छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, स्क्वायर है, या एमएस है यानी मीटर सेकंड है, या मीटर स्क्वायर सेकंड है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है, सही उत्तर आपको लिख देना है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देखिए यहाँ पर 7 ऑब्जेक्टिव यानी कि सही विकल्प हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब आगे की देखते हैं हम। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अगला पूछा है कोशिका के खोज करता है। तो कोशिका के खोज करता यहाँ पर याद रखिए रॉबर्ट हुक, यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट हुक लिख लेना है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब देखिए हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए रिक्त स्थान अब हमसे पूछ रहे हैं, तो रिक्त स्थान के उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपको डाल लेना है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखें रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान। और पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा किसी वस्तु। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं साथ में दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी वस्तु का, तो इसमें क्या लिखना है? पहले वाले में आप लिख लेंगे किसी वस्तु का, यहाँ पर भार लिख लेंगे।
ठीक है, ठीक है ना। तो पहले वाले में भार लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक होता है। तो हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक होता है। तो पेशीय आपको यहाँ पर लिख लेना है, ऊतक उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक खालिस्तान होता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक है, Na से दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, ठीक है। कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना, कोलाइडी विलयन। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न देख लीजिए, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं। तो जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, उन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है हमारा? सातवां प्रश्न है, ठीक है। जिनसे गैसों का क्या आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, उन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। उसके बाद देखिए, 1 किलोग्राम भार खालिस्तान न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? तो यहाँ पर 1 न्यूटन आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सही जोड़ी अब बना लेते हैं। सही जोड़ी पूछिए हमसे, सही जोड़ी कैसे लिखनी होती है? सही जोड़ी जो सही उत्तर है वो हमें सामने लिखना होता है, ठीक है। तो कभी भी याद रखें सही जोड़ी लिखना कैसे होती हैं। तो सही जोड़ी लिखने का एक तरीका होता है कि जो भी हमारा आंसर है उसको हम सही के सामने लिखें, ठीक है। तो देखिए मैं सही जोड़ी आपको बता देता हूँ यहाँ से, सही जोड़ी, ठीक है, यहाँ से डाल लीजिए सही जोड़ी और इनके आंसर चलिए मैं बताते चलता हूँ। पहले देखिए, पहली जो सही जोड़ी है वो पहले आपको लिखना है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन के सामने आपको लिखना है जो सही उत्तर है, मैं बता देता हूँ। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, ठीक है। तो ई वाला आपको अधातु लिख लेना है, पहले का हो जाएगा अधातु, ठीक है। और साथ ही पेपर में आप ब्रोमीन भी लिखें सामने, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ये ब्रोमीन कहाँ पर है? अधातु हो जाएगी। घेंगा रोग कैसे होता है? तो घेंगा रोग देखिए, याद रखिएगा, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, यानी ए वाला हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। दूसरे का ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, क्लोरोफिल तो पत्ती में पाया जाता है। तो पत्ती आप लिख लेंगे यहाँ पर, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, ठीक है। तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन। पांचवा देखिए, केपलर, केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे, ठीक है। तो ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे किसने? केपलर ने। अब अगला प्रश्न है, पांचवा हो गया, छठवां प्रश्न है इसमें, मतलब इसी में छठवें का हो जाएगा जाइलम, ठीक है। अभी हमसे फ्लोएम पूछा था, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें उल्टा बता दिया। तो जाइलम का आपको ये नहीं करना है, ठीक है। फ्लोएम का होता है भोज्य पदार्थों का संवहन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी जगह पर लिख देना है भोज्य पदार्थों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथे में क्या है? फ्लोएम है, फ्लोएम में होता है भोज्य पदार्थों का संवहन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है भोज्य पदार्थों का, ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन, ठीक है। अब छठ में लिखना है जो जाइलम है, जाइलम ऐसे याद रखिए, देखिए जाई से हो जाए जाई, जल जल जाइलम जल, ठीक है। तो जाइलम से जल याद रखिए, तो इसमें हो जाएगा जाइलम जल एवं, यही लिख लेना खनिज लवणों का संबंध, ठीक है। गति का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर ma होता है, ठीक है। F बराबर ma, ये गति का द्वितीय नियम का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाएंगी। पहले की हो जाएगी आपकी कौन सी? पहले की हो जाएगी आपकी अधातु। घेंगा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। फ्लोएम से क्या होता है? जेल। फ्लोएम से होता है भोज्य पदार्थों का संबंध,
ठीक है। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंधी नियम दिए। जाइलम का हो जाएगा आपका जल एवं खनिज लवणों का संवहन। और यहाँ पर गति का द्वितीय नियम बराबर F बराबर m हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे कर लेने ये सही जोड़ी। अब देखते हैं हम एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो इनके भी चलिए आंसर हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, एक शब्द वाक्य में उत्तर है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज हमें पता है कि चैडविक ने करी थी, तो पहले का हो जाएगा इसमें चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने करी थी। दूसरा प्रश्न है इसी में, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पूरा नाम है डीएनए का। तीसरा देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो दिया था यहाँ पर सटन और बॉबेरी ने। ठीक है, अरे सटन बॉबेरी ने दिया था कोशिका सिद्धांत, स्लीडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लीडन और स्वान ने। ठीक है, चौथा देखिए, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो दिया था यहाँ पर, आंसर देखिए आप लिख लेंगे, लेवाजिए ने। ठीक है, किसने दिया था, लेवाजिए। तो यहाँ पर लिख लेना है लेवाजिए। पांचवा पूछा है त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, छठा प्रश्न है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है प्रति। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है किसी वस्तु का 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो याद रखिए दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं, एक शब्द वाक्य उत्तर तक। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए आपके जो प्रश्न है इनके उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा है हमसे, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, अथवा में पूछा है गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों ही प्रश्न है, हमें दोनों ही करने हैं। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं और गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए गुप्त ऊष्मा का मैं आपको बता दूं इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर ये रहा गुप्त ऊष्मा वाला। तो ये रहा, देखिए गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से लिख लेना है गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा यहाँ से आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे गुप्त ऊष्मा की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अथवा में से पूछा है कि गर्मियों के में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। तो हमें देखिए गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, जिससे हम ठंडापन महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये कारण होता है। और उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तत्व और यौगिक में अंतर लिखना है। तो ये भी 2 नंबर का ही प्रश्न है, तत्व और यौगिक में अंतर लिखना है। और साथ ही देखिए आपका धातु और अधातु में अंतर पूछा है। ठीक है, तो तत्व और यौगिक में अंतर प्रश्न 6 का हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है, देखिए इसका आंसर रहा ये। देखिए तत्व और यौगिक में पहले देख लेते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर देखिए, जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है तो ऐसे पदार्थ को तत्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के पदार्थों से बनता है। वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तत्वों को चिन्ह या प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है और यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व यौगिक में अंतर हो जाता है। अगला है धातु और धातु में 2 अंतर लिखना है। तो धातु और धातु में देखिए अंतर यहाँ से हो जाएंगे, सभी धातुएं चमकीली होती हैं, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। दूसरा है सभी धातुएं ऊष्मा की विद्युत के सूचकांक होते हैं, जबकि अधातु जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये सुचालक होते हैं, इतना सूचकांक नहीं लिखना है, सुचालक लिखना है। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं अक्सर भंगुर होती हैं। कठोर यानी कि जिनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, जो भंगुर होते हैं उनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धातु और धातु में अंतर।
अब देखिए जो आगे के प्रश्न हैं यहाँ पर देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखना है। तो ठीक है, इनके हम आंसर जो है आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और आगे के सभी प्रश्न देख लीजिए इनके आंसर। और ये आपको वेबसाइट पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका सभी का पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पार्ट 2 में इसके आंसर देखेंगे आगे के प्रश्नों की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना।